चमन को सींचने में कुछ कमियां रह गई होंगी। ये जौनपुर जो चमन था ना, उसको बेहतर बनाने में, विकास कार्य करने में, चमन को सींचने में कुछ कमियां रह गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। और वो दो कैंडिडेट के लिए हाँ, तमाम मुद्दों को 45 बार मैंने संसद में उठाया है और जिस काम के लिए जनता ने मुझे चुना उसको मैंने बखूबी निभाया। देश के प्रधानमंत्री को महंगाई पर बोलना चाहिए, बेरोजगारी पर बोलना चाहिए। नौजवान बेरोजगार पड़ा है, क्या क्या उन्होंने वादे किए, उस वादे को निभाना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अगर 20% आबादी है तो उसके हिसाब से उनके इतने लोग बलिदान हुए जितने 85% 80% वाले लोग नहीं हुए, दोनों हुए। लेकिन माइनॉरिटीज़ का देश की आज़ादी के इतिहास में उनके बलिदान को। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। अगर बात कही जाए, जगह जगह मतदान भी कई चरणों के हो गए हैं। छठे चरण की तैयारियां चल रही हैं। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होने वाला है। इस बीच अगर बात कही जाए छठे चरण के चुनाव के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जहां पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई दिख रही है, जहां पर सियासत में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, वो है उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर से अगर बात कही जाए तो यहाँ से सांसद बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव जी हैं। और अगर बात की जाए श्याम सिंह यादव जी के बारे में, तो इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो लिस्ट है बहुजन समाज पार्टी ने जारी किया था, वहां पर कयास ये लगाया जा रहा था कि श्याम सिंह यादव जी फिर से प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन जब श्रीकला रेड्डी के नाम पे जब टिकट गया तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला थोड़ा सा अलग हट हो गया और काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया देखने के लिए कि क्या कुछ श्रीकला रेड्डी करने वाली है। लेकिन फिर से अगर बात कही जाए मायावती जी के बारे में, तो फिर से भरोसा उन्होंने श्याम सिंह यादव जी पर जताया और फिर से टिकट इन्हीं को वापस मिला। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है टीवी 24। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा वही सवाल करेंगे, किस तरह की चुनौतियां 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए अनन्या जी, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ और ओवर कॉन्फिडेंट सा हूँ। जब से मैं यहाँ सांसद रहा, हर मजहब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जाति, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे लुहार कुम्हार, कोई भी दो भी, जो भी मेरे पास आया सभी का मैंने आदर किया, सत्कार किया और किसी को दुत्कारा नहीं। और जितने भी काम उनके थे, चाहे पुलिस से संबंधित थे, चाहे कचहरी से संबंधित थे, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग थे, चाहे उनकी कोई पर्सनल समस्याएं थी, सभी को हमने हल किया। और मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर मैंने संसद का दायित्व निभाते हुए, मैं संसद में चाहे किसानों की समस्याएं हों, चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो, चाहे स्टॉपेज का मामला हो, सैनिक स्कूल का मामला हो, केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला हो, चाहे अहिर रेजिमेंट का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, आदि तमाम मुद्दों पर मैंने 45 बार जौनपुर की जनता की आवाज़ बनकर संसद में गरजा और उसमें काफ़ी काम भी हुए। इसी के अलावा मैं बताना चाहता हूं कि मैं देश का एकमात्र ऐसा एमपी हूं जो कि श्री ओम बिरला माननीय अध्यक्ष जी ने, स्पीकर साहब ने मुझे 7 समितियों का सदस्य बनाया। इम्पोर्टेंट समितियां, प्रोविंशियल पीएसी, एस्टीमेट कमेटी, जॉइंट ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट कमेटी, ओबीसी कमेटी, रूरल डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी और हिंदी राजभाषा समिति। ये 7 मेरी कमेटियां थी जिसका मैं सदस्य रहा। इसके अलावा 2 साल पहले हमारे यादव
बिरादरी की एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 से चल रही है। आरएसएस से भी 1 साल पुराना है, जिसका इस साल शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तो हमको देश के यादवों ने मिल करके, ऑल इंडिया यादव महासंघ के, श्री कृष्ण भगवान का जो तीर्थ स्थान है हमारी बिरादरी का, द्वारकाधीश, वहाँ 2 साल पहले हमको कार्यकारी अध्यक्ष उसका बनाया। और इन तीनों चीज़ों का, संसद का, समितियों का और ऑल इंडिया यादव महासभा की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मेरे पास जो भी टाइम बीता वो जौनपुर की जनता को भी दिया। और हमारे समय थोड़ा ये कार्यकाल थोड़ा कुसमय था, खराब था। कैसे खराब था कि ये कोरोना का समय था। हम खुद कोरोना से बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 2.25 महीने पहले एम्स में भर्ती, 2.25 महीने तक मैं एम्स में भर्ती रहा, कोमा में चला गया था, बेहोशी की हालत में चला गया था। मेरा जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जौनपुर की जनता के आशीर्वाद से, उनके दुआओं से मैं फिर अच्छा हुआ और आज उनके बीच में। तो जब कोरोना से बाहर निकला तो हमारे जौनपुर की क्या, देश की जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी। तो जो सबसे पहला काम किया मैंने, वो यहाँ के जौनपुर के जिला अस्पताल में एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट दिया, जो आज भी फंक्शनिंग है। बहुत 5 लाख मास्क दिया, बहुत ढेर सारी वो आप सैनिटाइज़र दिया। तो पहले साल का पैसा मेरा सब चला गया कोरोना में। और आप जानती हैं कि दूसरे तीसरे साल का पैसा जो कि जनता के विकास के लिए हम लोगों को दिया जाता है, मोदी सरकार ने ले लिया। उसको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर जनता से उनकी इतनी हमदर्दी थी तो जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पीएम केयर फंड में जुटाए हैं, और अभी आपने देखा कि 20,000 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाए हैं, उससे देते जनता को। अगर उससे भी नहीं देते तो जो जनता की हमदर्दी का दावा रखते हैं वो अपने बीजेपी फंड से देते, जो 50-50, 100-100 करोड़ रुपया एक एमएलए को खरीदने के लिए देते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ इस बात पर कि मुझे 4थे और 5वें साल का 2 साल का पैसा मिला। मैंने क्या किया, मैंने हज़ारों सोलर लाइट दी, मैंने 65 से ज़्यादा यात्री प्रतीक्षालय दिए पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में। मैंने खून जांच करने वाली एक मॉडर्न मशीन आ गई है, वो मुफ्त में खून जांच करती है। 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मैंने एटीएम हेल्थ उसको बोलते हैं, वो दिया। मैंने जिला अस्पताल को 5 एम्बुलेंस दिया। मैंने मेडिकल कॉलेज को एक 40 लाख रुपए से एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया। यहाँ के श्मशान घाटों पर, मतलब लोग दाह संस्कार के समय धूप में खड़े होते थे, मैंने वहाँ रामघाट में, पिलकिछा में और कोल्हुआ में शेड दिया, बड़े बड़े शेड दिया, पीने का पानी दिया, स्टील का फर्नीचर दिया। सारे रेलवे स्टेशन जो जौनपुर के हैं, चाहे जौनपुर जंक्शन हो, सिटी हो और शाहगंज हो, सभी रेलवे स्टेशनों पर मैंने स्टील के फर्नीचर दिए बैठने के लिए, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था कि लोगों को पर्याप्त बैठने की जगह नहीं है, कुछ बेंच है, बाकी लोग खड़े रहते थे। और देखिए, यही नहीं, जब मेरा 2 साल का ये पैसा ख़त्म हो गया तो मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से, जैसे स्कूल के लिए ढेर सारे लोगों ने स्कूल के कमरे बनवाने के लिए पैसा मांगा था, मेरे पास पैसा नहीं था देने को, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मिल करके 150 आरओ विथ इनबिल्ट कूलर मैंने सैंक्शन करवाया। सारे स्कूलों को एक एक दे दिया, और जो बचे हुए थे उसको, जैसे कलेक्ट्रेट है, सिविल कोर्ट है, हमारा इंग्लिश क्लब है, और अभी हमने रामघाट को बताया, और ढेर सारे सार्वजनिक स्थानों पर मैंने दे दिया। मेरे पास कुछ गरीब महिलाएं आती थीं, उनका कोई आजीविका का साधन नहीं था, तो हिंदुस्तान
कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन से मिलकर के 125 सिलाई मशीन उन गरीब महिलाओं को दिया। और जब मैं दिल्ली में देखता था, एक दो कॉलेजेस में गया, तो वहाँ पर आजकल स्मार्ट क्लास से पढ़ाने की व्यवस्था हो गई है। आप स्मार्ट क्लास जानती होंगी, ब्लैक बोर्ड की जगह टीवी स्क्रीन है, बड़ा सा प्रोजेक्टर है और लैपटॉप है, उससे पढ़ाया जाता है। उसका फ़ायदा यह है कि जो लड़का क्लास में पढ़ता है बैठ करके, वो तो पढ़ ही लेता है, घर पे ही इंटरनेट के माध्यम से पढ़ता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसी संस्था है, उपक्रम है, पीएसयू है रक्षा मंत्रालय का, उसके चेयरमैन से मिलकर मैंने 22 स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट क्लास का दाम 6 लाख रुपया होता है, वो स्वीकृत कराए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिलकर के 6 और स्मार्ट क्लास, कुल 28 स्मार्ट क्लास मैंने दिया। अब इसके पहले मैं बताना भूल गया कि अपने एमपी फंड से, चूंकि मैं देश को रिप्रेजेंट किया है 3 वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन्स में निशानेबाजी के, संघाई चाइना, लोनाटो इटली और लंकावी मलेशिया। और जब 2008 का बीजिंग ओलंपिक गेम था, तो मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच की हैसियत से गया था, जहां पर अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में क्या पहला गोल्ड मेडल लिया, पहला, और अभी तक तो आखिरी वही गोल्ड मेडल है। तो ये सब मेरे शूटिंग के क्रेडेंशियल हैं। 40 बार मैंने विदेश यात्रा की, जब एज ए कोच के रूप में, एज ए पार्टिसिपेंट के। और जब मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा पोस्ट हो गया, तो मुझे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि ताजमहल आगरा में था, कोई न कोई देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आता रहता था। ताजमहल की वजह से मेरा वहाँ होना जरूरी होता था। तो मैं संडे को भी छुट्टी नहीं मिलने के कारण मेरी एक्टिव प्रैक्टिस छूट गई, और मैं म्यूनिख जर्मनी से कोचिंग कोर्स करके इंडियन शूटिंग टीम का कोच हो गया। अब जिंदगी में मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत काम किए। अगर आप इसको बहुत बड़ा ना हो तो दिखा सकती हैं। मैंने संगीत की शिक्षा लिया तबला में, मैंने घुड़सवारी की, और घुड़सवारी का इतना शौक हो गया मुझे कि जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर था, तो अपना घोड़ा रखता था खुद, हाँ, उससे सुबह दौड़ाता था, और लौटते हुए कुछ सरकारी काम भी, जैसे मंडी समिति का चेकिंग वगैरह अचानक कर लेता था। मेरे पास छोटे प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है, सेसना उड़ाया मैंने छोटा प्लेन। मैंने एक भोजपुरी फिल्म में काम किया, हे गंगा मैया कर द मिलनवा हमार, जज का रोल किया। एक सीरियल किया, उथल पुथल, जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरनगर में। और शुक्रताल एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जिस पर 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हुई, किया मैंने। और अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ उस समय नेशनल जो चैनल था डीडी, आजकल तो कोई कितना काम करता है फिल्म में, सीरियल में, इतने चैनल हैं पता ही नहीं लगता, लेकिन ये सब तमाम काम मैंने किए। 1987 में मैंने हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट किया, और 2019 में सांसद बनने से पहले मैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर था। तो इतनी चीज़ों को मैंने ज़िंदगी में अपनी सरकारी नौकरी के साथ किया। और 2019 में सिराज-ए-हिंद जौनपुर की प्यारी जनता ने मुझे पैराशूट की तरह जौनपुर से संसद में भेजा, जहां उनके मैंने अभी जैसा बताया तमाम मुद्दों को 45 बार मैंने संसद में उठाया है, और जिस काम के लिए जनता ने मुझे चुना उसको मैंने बखूबी निभाया। आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें मुझे बताई, उनमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कि वो तो पैसे से एमपी एमएलए को खरीद लेते हैं। जौनपुर की बात करेंगे, जौनपुर की सियासत के बारे में। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए लोग, क्या वो लोग भी पैसे की लोभ लुभावन में गए हैं? देखिए वो क्यों गए हैं वहाँ, ये मैं नहीं जानता, आप इसका पता करिए, ठीक है?
ये मैं नहीं जानता कि क्यों गए हैं। लेकिन आपने ये बात बताया कि हम तो खरीद उनकी बात लेते कर हैं। रहे हैं। हमने उनके बारे में नहीं कहा। आपने उनके बारे में नहीं कहा, ये मेरा प्रश्न है आपसे कि आपको क्या लगता है? देखिए, हमने उनके बारे में नहीं कहा और उनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और आप देख रही होंगी कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ने का मामला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो झारखंड सरकार की तोड़ने का, जो 4 विधायक हेमंत बिश्व शर्मा के पास पहुंचे थे, उसमें कुछ पैसा भी दे दिया था। ये सब आप जान रही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आज गोवा की सरकार तोड़ने का हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप सारा देश इसको जान रहा है और देख रहा है। तो क्योंकि बीजेपी के पास एक तरफ तो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त सर वो है, दूसरा आप पता कर लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार का लेवल कितना बढ़ गया है। अगर आप जाइए आम पब्लिक से पूछिए कि जो काम पहले 500 रुपए में होता था, अब वो शायद 5000 में होता है, चाहे पुलिस का काम हो चाहे कचहरी का। तो भ्रष्टाचार का लेवल तो बहुत बढ़ गया है, इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन आप इसको पब्लिक से पूछ करके, आम पब्लिक से पूछ करके, अगर कोई वो बीजेपी वाला मिलेगा तो वो तो कहेगा ये तो भ्रष्टा मुक्त सरकार है। उसी के साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री को महंगाई पर बोलना चाहिए, बेरोजगारी पर बोलना चाहिए। जब नौजवान बेरोजगार पड़ा है, क्या क्या उन्होंने वादे किए, उस वादे को निभाना चाहिए। देश की इकोनॉमी पर बोलना चाहिए, देश के बॉर्डर पर बोलना चाहिए। क्या है, हजारों हजारों वर्ग किलोमीटर जो चीन ने अपनी जमीन कब्जा कर रखा है और सफेद झूठ बोलते हैं। न कोई यहाँ आया था, न आया है, न आएगा। अब 21 मीटिंग हो चुकी, आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे सैन्य अधिकारियों की और चीन के सैन्य अधिकारियों की 21 मीटिंग हो चुकी। उस मीटिंग में क्या एजेंडा होता है आप खुद देख जानती होंगी कि इंडिया लगातार गुहार लगा रहा है चाइना से कि हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए चाइना से, लेकिन चाइना छोड़ नहीं रहा है और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि कोई न यहाँ आया था न आएगा। और इसी स्टेटमेंट का वो चाइना फ़ायदा भी लेता है कि जब वो कहता है, जब मीटिंग होती है, कि जब आपका प्रधानमंत्री कहता है कि न कोई आया था, तो हम लोग कहाँ आए हैं, कहाँ कब्जा किए हैं। जौनपुर की अगर बात कही जाए और यहाँ से फिर से आपको टिकट मिला है, मेहनत लगातार आप कर रहे हैं। आपने शुरुआत में अपनी जीवन के बारे में कुछ जुड़ी हुई कहानियाँ बताई। आप एक आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपने अपने कंधों पर निभाया है। राजनीति से हट के एक सवाल करना चाहूँगी, जिस लेवल पे जो अधिकारी पोस्ट पे आप थे, देश का विकास, बहुत सारी कमी आप गिना रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तमाम सैनिकों से जुड़े भी सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लाकर आपने खड़ा किया। एक आईपीएस अधिकारी जिस तरीके से देश की रक्षा करता है, या फिर आईएएस अधिकारी, क्या लगता है देश का विकास किस तरह से होना चाहिए? सरकार को क्या कुछ वो नियम, वो कानून लाने चाहिए कि देश ग्रोथ करे? बीजेपी तो लगातार ये कहती है कि जब से 14 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश विकसित हो रहा है। आपसे मैं एज अ आईएएस अधिकारी के पद से जानना चाहती हूँ। टोटली बोगस स्टेटमेंट जो बीजेपी कहती है। सबसे द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज द कंट्री can't develop without proper law and order. There must be peace, there must be harmony for the development of the country. जो अमन चैन है, जो भाईचारा है, जो प्रेम मोहब्बत था, वो बीजेपी ने अपनी सत्ता के लिए सब बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम में कितनी बड़ी खाई पैदा कर दिया। आप देखती हैं कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जब बोलता है
तो वो एक मजहब विशेष के लोगों को इंडिकेट करता है कि जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको, जिनको कपड़े से पहचाना जाता है, वो किसके बारे में कहता है। और कितनी अनाप शनाप की बातें करता है कि ये लोग जब आएंगे तो सारा सब कुछ आपका छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। ऐसा कतई नहीं है। और ये सब कह करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि बहस करो मुद्दों पर, रोजगार पर करो, महंगाई पर करो, भ्रष्टाचार पर करो, विकास पर करो, जो विकास के नाम पर, और कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, सब कहाँ है उनके साथ। वो ये भी एक बहुत सफ़ेद झूठ है। नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने तो जानबूझकर सत्ता पर काबिज होने के लिए मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी को पोलराइज करने के लिए कि उनको वोट मिले, सत्ता पर काबिज हों, इस तरह की अनाप शनाप की चीज़ें कर रही हैं। ये तो जनता को सोचना चाहिए ना कि अगला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, जनता को सोचना चाहिए। जनता कभी बरगलाने में भी आ जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि जनता भी समझ रही है इस चीज़ को, जनता भी समझ रही है। अगला सवाल अच्छा, मैं आप ये देखिए क्या है, ठीक चुनाव के पहले उन्होंने रामलला का उसका मूर्ति का उद्घाटन किया। हमारे हिंदू धर्म के हेड कौन है? शंकराचार्य हैं कि मोदी हैं? आप बताइए। मोदी तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और हमारे उसके पार्लियामेंट के लीडर हैं। बीजेपी कोई हिंदुओं के वो नहीं है लीडर। हिंदू धर्म को हेड करने वाला हमारे आदरणीय शंकराचार्य हैं। वो कहते रह गए कि ये जो मंदिर अपूर्ण है, अगर हिंदू रीति रिवाज को मानते हो, जैसा कि वो अपने को दिखाते हैं, उस तरह के कपड़े पहन के साष्टांग लेट करके पूजा पाठ है मंदिर में हर जगह दिखाते हैं, तो उनको हिंदू रीति रिवाज भी मानना चाहिए। उनको हमारे आदरणीय शंकराचार्य लोगों का भी कहना मानना चाहिए, और उसका उद्घाटन तो शंकराचार्य को करना चाहिए था, न कि मोदी को करना चाहिए था। और जब हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर अभी अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करना ये बहुत अशुभ होगा, तो उनको उस चीज़ को भी मानना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अपूर्ण मंदिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करा, शंकराचार्य जी नहीं है। इससे ज़्यादा भी कहा। बिल्कुल। अभी एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जनता अब आप देखिए, जनता सुनिए, हमारे यहाँ मंदिर में ये पूजा इस तरह का पूजा पाठ का एक विधान होता है कि जिसकी पत्नी जिंदा हो, ठीक है ना, वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो पूजा करे। ये भी गलत किया। आपको रामायण मानने वाले लोग, ये जो रामचरित कथाएं मानने वाले लोग, आपको मालूम होगा कि जब रामचंद्र जी, श्री राम जी एक यज्ञ कराने चाहते थे और उन्होंने रावण को एज ए वो यज्ञ कराने वाला कथावाचक बुलाया, कथावाचक नहीं, उसका क्या नाम देंगे, कि रावण जो पुरोहित के रूप में बुलाया। तो रावण ने कहा कि ये तब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, जबकि श्री राम की पत्नी उनके बगल में नहीं होगी। और एक दिन के लिए सीता जी को रावण ने अपने कैदखाने से मुक्त करके राम जी के बगल में बिठाया, तब जाकर आपके इस बात पे और इस जवाब पे मैं जानना चाहेंगे, जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो बिना शादी के होते हैं, जो योगी होते हैं, जो मठ में होते हैं, वो लोग भी तो बिना अपनी धर्म पत्नियों के बगैर ही पूजा पाठ करते हैं।
ये भी तो बात आता है कि भगवान तो सबके हैं। अगर हम पूजा करना चाहें तो फिर वहाँ पे आपने जो रामायण का जो उदाहरण दिया माता सीता और राम जी को लेकर, इस वक्त अगर जनता की बात कही जाए तो जनता का सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने और जाना और सुना है, जनता का यही कहना है कि मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार आई है तब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। ये जनता की आवाज़ है जो मैंने जाना और सुना है। इस पर बताइए। देखिए, सबसे पहले राम मंदिर का ताला तो कांग्रेस ने खोला था, ठीक है। और ये जो राम मंदिर बनाने का मार्ग जो प्रशस्त हुआ वो कोर्ट के आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन ये बात दूसरी है कि मोदी मीडिया के बल से, आपको कह रहे हो, आप भी यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द मीडिया, इसको सोचिएगा। मीडिया के बल से सब चीज़ों को वो अपने फेवर में कर लेते हैं। सर सारे सारे मीडिया वाले तो नहीं है ना। नहीं नहीं, करीब करीब सभी मीडिया वाले हैं मैडम। मैं इस बात को, हाँ, इस बात को कहता हूँ। शायद न्यूज़ 24 के बारे में मैं कुछ सुनता रहता हूँ कि वो कुछ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करता है। अब कैसे करते हैं आप देखें, एक बड़ा आपको बहुत सटीक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया। आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, देश का हर आदमी ये जानता है कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल मोदी जी की वजह से पास हुआ, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कितनी बड़ी भ्रांति है जो कि उन्होंने मीडिया के द्वारा प्रचार करके ये इसकी ख्याति ले ली। पहली बात कि उसको सभी पार्टियों ने समर्थन दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर महिला बिल आरक्षण में कोई देर हुई, कोई अड़चन हुआ लागू होने में, कोई व्यवधान हुआ, और मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने विलेन का काम किया कि महिला आरक्षण बिल लागू न हो तो वो बीजेपी ने किया, वो श्री मोदी जी ने किया। कैसे? ये जब आरक्षण बिल तो उन्होंने पास करा लिया, अभी जनगणना होगी, सेंसस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस delimitation exercise will be done and that is a table work, delimitation, ठीक है। तो अगर जनगणना जो 21 में हो रही थी कोरोना की वजह से रुकी, और जब कोरोना खत्म हो गया तो अगर वो जनगणना मोदी सरकार ने करवा दिया होता तो 2024 में ही महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता। ये आप नहीं सोच रही हैं, ये कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि वो गुनहगार खुद हैं महिला आरक्षण बिल देर से लागू होने का। मैं आपकी पार्टी पे एक सवाल करना चाहूँगी। तमाम पेपर्स लेकर आप बैठे हुए हैं, क्या कुछ उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? सीधे आपसे इस पेपर्स के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत पेपर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सबको इतने कम समय में बता नहीं सकता। आप एक से क्लोजअप पे इसका फोटो ले करके देख सकते हैं, ठीक है। एक पेज और ये 2 पेज, ये तो ये है कि एक जौनपुर के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो अपने को बहुत दमदार कहते हैं। दमदार तो नहीं है, दामदार जरूर है। दामदार मतलब ये पैसे वाले, और दामदार के साथ दागदार भी हैं। दागदार जानती किसको कहते हैं? दो जिसके दामन पर तरह तरह के काले धब्बे हों, ठीक है। धब्बे कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं ये भी बताइए। इसमें ये कैटेगरी ये है कि 320 करोड़ का ये इंक्वायरी, ईडी इनिशिएटेड इंक्वायरी इनटू कृपा शंकर सिंह ₹320 करोड़ डिसप्रपोर्शनेट असेट केस
and completed its preliminary investigation, right? दूसरा है ईडी क्या कहते हैं, टिल नाउ वी हैव एनफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स इन हैंड विच वुड हेल्प अस इन आवर सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जब और आगे आप पढ़ेंगी तो कितने लोगों के नाम से कितना अकाउंट है, कहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ क्या क्या है। और आजकल के जो ट्रेंड है आपने देखा है ना कि कोई भी कितना भ्रष्टाचार करे, कोई कितनी भी घपलेबाजी करे, जब वो फंसने लगता है और जेल जाने की नौबत आती है तो वो बीजेपी के झोली में कूद जाता है। और बीजेपी ने अपने यहाँ जैसे बहुत फेमसली कहते हैं लोग कि वॉशिंग मशीन बनाई है, तो एक उसमें साफ हो बीजेपी जाते के हैं ना, अगेंस्ट उसी। पार्टी कह रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं कहती नहीं, आप रोज देख रही हैं, ये केवल कहती नहीं, हो रहा है। अब देखो ये महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री थे और कांग्रेस का नमक खाया जिंदगी भर, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की और अभी 2 साल पहले तक कांग्रेस का नमक खाया, कांग्रेस के रहमो करम पे थे। और अंत में जब ये घोटाला इतना हुआ अनन्या जी, तो कूद करके चले गए। अभी तो साफ हो गए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि जिंदगी भर साफ होंगे। ये इस वॉशिंग पाउडर को कैसे खत्म किया जाएगा, आप बताइए बताइए। जनता खत्म करेगी। अब उसके धीरे बावजूद भी जनता नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा इस चुनाव के बाद से, और खत्म हो जाएगा। ये दिन भी चला जाएगा, दिस डे विल आल्सो एंड, ये नहीं रहेगा। अब देखिए ये तो हो गया इनका, और एक दूसरे कैंडिडेट है वो तो माशाअल्लाह है वो अपने को, उनका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट था बांदा में, तो एक छोटे मोटे टुटपुजिया नेता हुआ करते थे, एप्लीकेशन लेके आते हैं, ये बेचारा गरीब है, ये है इसका काम, तो मैं तो जो सही काम करता था उसको कर देता था। लेकिन बाद में ये सुनता था कि उससे उन्होंने सबसे पैसे ऐंठ लेते थे। और हमारे पास जब शिकायत आने लगी तो मैंने उनको बुला करके वार्न भी किया कि देखो भाई, इस तरह का काम नहीं करो, नहीं तो मुझे FIR करा के एक्शन लेना पड़ेगा। और बड़ी हैरानी की बात है कि वही बांदा का वो आदमी, आप इस ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, तरह तरह की क्या क्या नाम देंगे, इंग्लिश में ट्राउट बोलते हैं या हिंदी में दलाल बोलते हैं, तरह तरह के नामों से आप खुद समझ लीजिए कि ऐसा आदमी को क्या कहेंगे। फिर उसके बाद जब एक बार प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हुआ वो आदमी, तो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 5,000 करोड़ रुपया कोई कम अमाउंट नहीं है, जो स्वास्थ्य विभाग के पैसे से, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से, पसीने से जो पैसा खजाने में 5,000 करोड़ था, जो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यूज़ किया जाना था, उस आदमी ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और जिसकी CBI जांच हुई और चार्जशीट हुई। आज गाजियाबाद के CBI कोर्ट में वो मुकदमा काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रहा है, सबूत के स्टेज में चल रहा है, और 4-6 महीने नहीं लगेंगे जब ये महाशय हथकड़ी लगा के फिर जेल में होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 7 मुकदमे हैं केवल NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के 7 मुकदमे हैं। और यहाँ आने के पहले बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 साल जेल में रहकर आए हैं और इस समय बेल पर हैं। तो ऐसे कैंडिडेट से
क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये देखिए, जो उन्होंने ये 25 अपने से लिख के दिए एफिडेविट में, आपका क्लोजअप आ जाएगा इसमें? हाँ, एक क्लोजअप ले लीजिए, ठीक है ना? और इसी के साथ इसका भी क्लोजअप ले लीजिए, जो पहले वाला है, ठीक है? हो गया। तो ये 25 मुकदमे हैं जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपने एफिडेविट, ये मेरा नहीं है। ये जो नॉमिनेशन में उन्होंने अपना खुद हलफनामा लिख कर दिया है वो है मैडम। और यही नहीं है, अभी पता लगा है कि ये श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी पहले चरण सिंह कुशवाहा थे। ये पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस सूत्रों के अनुसार चरण सिंह कुशवाहा थे, और जब इंटरमीडिएट में फेल हो गए तो चरण सिंह कुशवाहा से बाबू सिंह कुशवाहा नाम बदल करके फर्जी मार्कशीट बना लिए। आजकल की तरह उस समय कंप्यूटराइज चीज़ नहीं होता था कि एक जगह टाइप कर देगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो फर्जी मार्कशीट बना के इंटर की, बीए हुए, पता नहीं क्या क्या कर लिए, और फर्जी मार्कशीट बना करके भी इनके ऊपर ये केस चल रहा है। देखिए नंबर 9 पर यहाँ देखिए, डिग्री एवं भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित, आप देख रहे हैं ना, सब मेरे पास ये इंटरनेट का उन्हीं का है, ये नोटरी, डिग्री एवं भ्रष्टाचार। तो क्या आप समझ सकते हैं कि जौनपुर की जनता जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है, और जौनपुर का जो इतिहास रहा है शिक्षा में, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, आर्मी, पैरामिलिट्री, तमाम सेवाओं में पूरे देश भर में जौनपुर का अधिकारी भरा पड़ा है। और जब अधिकारी यहाँ का इतना शिक्षित है तो यहाँ की जनता भी उसी प्रोपोर्शन में शिक्षित है। तो बहुत समझदार लोग हैं यहाँ के। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट, ऐसे घपलेबाज, ऐसे घोटालेबाज लोगों को यहाँ की जनता जूते मार करके बाहर करेगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। इंडिया और एनडीए गठबंधन, दो गठबंधन बने हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए। इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन से नहीं है। मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टक्कर का नहीं देख रहे आप? बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा आपको कि भारी पड़ने वाला है? जहां दोनों ही प्रत्याशियों के आपने कमियां गिनाई, जौनपुर की ही बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे सिर्फ जौनपुर के बारे में जानेंगे तो आपने जिस तरीके से कमी बताई, आपको नहीं लगता कि गठबंधन किए हैं और बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है, कहीं उसे हार का सामना ना करना पड़े? इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखो अपनी बात जानता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं यहाँ के जनता की बहुत मैंने सेवाएं की हैं, बहुत काम किया है। अब मैंने अपनी ये लिस्ट भी जारी कर दिया है, और बहुत चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये लगा है ना, 175 लोगों को मैंने रिलीफ फंड से दवा के पैसा दिलवाए, और हमारे पहले किसी सांसद ने नहीं किया। ग्राम विकास से इतनी सड़कों को किसी ने निर्माण नहीं किया, सोलर लाइट नहीं दिया, स्मार्ट क्लास नहीं दिया, आरओ विथ कूलर नहीं दिया। मेरे जितने काम हैं आप पूछ लीजिए, क्या हमारे पहले किसी सांसद ने किया? आप पाएंगे कि किसी ने नहीं किया। मैंने सब काम किया, और केवल 2 साल के एमपी फंड से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से किया। मैं समझता हूँ अगर जौनपुर की जनता एक बार मुझे और मौका देगी, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ, तो मैं इससे 10 और 20 गुना काम जौनपुर की जनता की बेहतरी के लिए कराऊंगा। सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? अभी तो पिछले बार आपने जो जीत हासिल की है, तमाम आपने कार्य किए हैं जो भी आपने बताए, इस बार कौन कौन से कार्य करने वाले हैं अगर जनता जिता देती है तो? देखिए काफ़ी काम है। जैसे हमने एक मड़ियाहू का फ्लाईओवर था, वो बंद पड़ा था, उसको जल्दी से पूरा करके बनवाया है।
जो नईगंज में इलाहाबाद रोड पर फ्लाईओवर था उसका सैंक्शन करवाया, आगड़न हुआ, सैंक्शन कराया, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर जारी हुआ, अब उसका काम शुरू होने वाला है। और जितने भी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर नहीं है, कुछ आज की तारीख में कुछ फ्लाईओवर को माननीय रेल मंत्री ने और बचे हुए को माननीय नितिन गडकरी ने सेतु बंधु योजना से सैंक्शन कर दिया है। अब उसमें है कि लैंड एक्विजिशन में काफ़ी टाइम लगता है, उसके फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं समझता हूँ कि ये सब आगे चल पड़ा है। दूसरा, ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जौनपुर की जनता को कंजेशन से निजात दिलाना है। और बिजली की बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती फिरती है कि हम 24 घंटे में इतनी बिजली देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर्स की बहुत कमी है। जब मैं अपने काम गिना रहा था तो मैं बताऊं 41 ट्रांसफार्मर मैंने अपने एमपी फंड से दिया। और ट्रांसफार्मर की 41 तो नहीं, 41 तो मैं अपने कम पैसे में दे पाया। यहाँ पूरे जनपद में मैंने जो सर्वे किया है, कम से कम 4000 ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट और दे, तब जाके लो वोल्टेज की समस्या और ये सब ख़त्म होगी। तो बिजली की समस्या हुई। सड़कें बहुत ख़राब हैं यहाँ पर, सड़कों की अच्छी बनाने की ज़रूरत है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। जो स्कूलों में जो अभी शिक्षा दी जा रही है और उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो इन सब कामों को मैं करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। और इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए मैंने बहुत बार बोला है, संसद में भी बोला है, टीवी चैनल्स में भी बोला है, और जितनी बार मेरे सामने माइनॉरिटी का मुद्दा आया है, आप देख रही होगी कि इलाहाबाद के अतीक अहमद का बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा था, उसी तरह से मुख्तार अंसारी का बहुत मुद्दा था। हमने बोला है, हमने कहा है कि वो अगर कोई क्रिमिनल है तो हम ये नहीं कहते कि क्रिमिनल को छोड़ो, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन लीगल कार्रवाई करो। इससे सभी सहमत होंगे कि लीगल कार्रवाई करो। ऐसा नहीं कि उसके बेटे को ले जा करके और इनकाउंटर दिखा के मार दो। 2 भाई जो जा रहे हैं अस्पताल ले जा रहे हैं, 40-50 पुलिस फोर्स के सामने उनको मार दिया जाना, ये सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सरकार की पुलिस की छप्पर पर कितना बड़ा धब्बा है। उसी तरह से अफजाल अंसारी का जब सज़ा हुई तो चैनल वालों ने मुझसे पूछा, मैं अपीयर हो रहा था, तो देखिए क्या है, आजकल कोर्ट भी कहीं न कहीं बहुत दबाव में है। अगर मैं सीधे कह दूं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो ये कंटेम्प्ट में आ जाता है, लेकिन ये कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि कोर्ट भी बहुत दबाव में है। तो मैंने हर मौके पर जो भी मुझे मिला है, यहाँ के चाहे जौनपुर की माइनॉरिटी हो चाहे देश की माइनॉरिटी हो, उनके बारे में, उनके पक्ष में मैंने काफ़ी बोला है। और माइनॉरिटीज़ का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चूँकि पहले यहाँ के लोगों की कोई कमजोरी रही है, इसलिए बाहर से आकर के उन्होंने यहाँ आक्रमण करके सत्ता ले लिया। ये अपनी ही कमजोरी रही है, इसलिए उन्होंने ले लिया। लेकिन उसके बाद वो उन्होंने इसी जगह पे, इसी ज़मीन को अपनी ज़मीन समझा और इसी धरती को अपनी माता समझा माइनॉरिटीज़ ने। और आप देखेंगी कि हिंदुस्तान की आज़ादी में माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अगर 20% आबादी है तो उसके हिसाब से उनके इतने लोग बलिदान हुए जितने 85% 80% वाले लोग नहीं हुए, दोनों हुए। लेकिन माइनॉरिटीज़ का देश की आज़ादी के इतिहास में उनके बलिदान को, उनके कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। उनको घपलेबाज और घोटालेबाज बुलाया। तो मैं जौनपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है कि एक साफ सुथरे छवि वाले, बेदाग
5 साल जो मैं उनके साथ रह करके काम किया उसको चुने और संसद की ड्यूटी निभाते हुए 7 संसदीय समितियों की ड्यूटी निभाते हुए ऑल इंडिया यादव महासभा की ड्यूटी निभाते हुए जो कुछ भी मुझे टाइम मिला वो यहाँ जनता की बीच में रह करके मैंने काम किया है। एक छोटी सी शायरी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ कमियां रह गई होंगी। ये जौनपुर जो चमन था ना, उसको बेहतर बनाने में, विकास कार्य करने में, चमन को सींचने में कुछ कमियां रह गई होंगी, यही इल्ज़ाम है मुझ पर बेवफाई का। और वो 2 कैंडिडेट के लिए हाँ, इन्होंने लूटा है इस मुल्क को अपने दोनों हाथों से, वही दावा कर रहे हैं अपनी रहनुमाई का। ये थे हमारे साथ। अगर बात कही जाए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और जौनपुर के मौजूदा सांसद की बात कही जाए तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि श्याम सिंह यादव जी ने कि किस तरीके से जौनपुर की जनता के बारे में बात कही जाए तो एजुकेटेड है। और इस बार अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि खदेड़ के भगाएगी। कहीं ना कहीं वो यहाँ के निवासी भी नहीं है, यहाँ के रहने वाले तो ये हैं, तो जनता कहीं ना कहीं, एक तो ये भी इनके हिसाब से मेन पॉइंट है। दूसरी चीज़, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रूफ के साथ बातचीत किया और कहा कि कौन कहाँ किस तरीके के जुर्म किए हैं, किन 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 के शरीर पे ये बात कहा कि धब्बे हैं, दाग और धब्बे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाने पर वॉशिंग पाउडर निरमा जो बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो गैर कानूनी कार्य लोग कर रहे हैं और वहाँ पर शामिल होने पे दूध के धुले बन जा रहे हैं, साफ बन जा रहे हैं और दूसरी पार्टी में रह रहे हैं तो गलत रह रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने केंद्र बैठी सरकार यानी कि मोदी जी पर भी इन्होंने कहा कि वो तो एमपी और एमएलए को पैसे देकर खरीद लेते हैं। तमाम इन्होंने मुद्दे रखे कि जनता को किस तरीके से दूसरी पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं। अब इस बार जौनपुर की जनता उनकी बेवकूफ़ी के झांसे में आती है या नहीं, अब ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव जी के बारे में तो इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और आगे इस बार ये जीत हासिल कर जाते हैं तो क्या कुछ और जौनपुर की जनता के लिए करने वाले हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 जौनपुर।